अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। भले करे आया जी आया नू बखैर रागले वशअत के। आज का आगाज करेंगे शो का सियासी मैदान से। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ की उम्मीद है कि जो बर नहीं आई है, बरतानवी हुकूमत ने वीज़ा तोसी की दरखास्त कर दी है मुस्तरद। उनके विजिट वीज़ा की 6 माह की मुद्दत हो चुकी है खत्म। तिब्बी बुनियादों पर वीज़ा में तोसी की दरखास्त मंजूर नहीं हो सकी। बिल्कुल, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को फोन करके बरतानवी होम ऑफिस के फैसले पर गुफ्तगू की है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कानूनी कार्रवाई से भी आगाह किया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि वकला ने होम ऑफिस के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है, जिसमें इलाज के बिना पर बरतानिया में क़याम की वजूहात बयान की गई है। ये जो पूरा मामला पेश आया है, अब जाहिर सी बात है कि इस पर हुकूमत ने तो रद्द अमल देना था। हुकूमत का रद्द अमल भी सामने आ गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के वीज़े में तोसी ना होना अच्छी बात है, खुश आइंद है। उन्होंने झूठ बोलकर बरतानिया का वीज़ा हासिल किया था। नवाज शरीफ बीमार नहीं, वो अब बरतानवी अदालतों से भी झूठ बोलेंगे। उन्हें बरतानिया में भी सज़ा हो सकती है। अच्छा है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए। लेकिन एक सवाल है फैसल कि नवाज शरीफ को इजाज़त दी थी तो वो बाहर गए थे। नवाज शरीफ, अब ये सवाल भी बनते हैं कि नवाज शरीफ को किसने इजाज़त दी। इस पे बारहा इमरान खान वज़ीर आज़म कह चुके हैं ये कि जी हमने इंसानी बुनियादों पे इजाज़त दी, और वो बारहा शीरी मज़ारी साहबा के नाम लेते हैं कि उन्होंने चेक की थी सारी चीज़ें, मेडिकल रिपोर्ट सारी। नहीं, वो इतना रोई कि हमें लगा कि जी अब भेज देना चाहिए। और वो ये कह रहे थे कि खुदा न खास्ता उनकी जो हालत थी वो इतनी नाजुक थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन बाहर की जैसी फ़ज़ा में वो गए, माशाल्लाह तंदुरुस्त हो गए। पोलो ग्राउंड में भी जाते हैं, मैचेस भी देखते हैं, कॉफ़ी भी पीने जाते हैं, अब क्या सूरत हाल है ये देखना पड़ेगा। खैर, प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी मुल्क की ज़रा हम बात कर लेते हैं और बात करेंगे अफगानिस्तान की। यहाँ हालात मुसलसल कशीदा हो रहे हैं। आए दिन ये खबर आती जा रही है कि इतने फ़ीसद हिस्से पे तालिबान का कब्ज़ा हो गया है। फिर खबर आती है कि एक बार फिर उनको पीछे धकेल दिया गया है और अफगान फोर्सेस आ रही हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बीच में मुल्क उनका खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है, और क्योंकि अफगानिस्तान में सूरत हाल पैदा हो रही है, इससे पाकिस्तान बहुत मुतासर हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि हमारे सियासी रहनुमा और इसके साथ ही साथ DGISPR का जब भी बयान सामने आता है खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि अफगानिस्तान का जो अमन है वो पाकिस्तान के अमन से जुड़ा है। यही वजह है कि अफगान मामले पर पाकिस्तान की तरजीहात के तयन के लिए 5 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई है। खुसूसी कमेटी का इजलास आज वजारत ख़ारजा में होगा और इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल, हुकूमती तरजीहात और मुल्क की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जाएगा। तो जनाब, आज अहम इजलास होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और ज़रा खान साहब की बात करते हैं। उनकी मसरूफियात आज क्या रहेंगी? वज़ीर आज़म इमरान खान की मसरूफियात, और इमरान खान की मसरूफियात ये होंगी कि वो एक रोज़ा दौरे पर आज पेशावर जाएंगे। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात शेड्यूल में शामिल है। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों पर इस दफ़ा गुफ्तगू होगी। कोई तरक्याती मंसूबे का आगाज़ नहीं होगा, अल्लाह करे कि हो, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत पुरुम्मीद हैं। क्योंकि उन्हें जो भी तरक्याती मंसूबे के हवाले से कोई भी चीज़ मिलती है वो या तो नामुकम्मल होती है, और अगर मुकम्मल हो भी जाए तो वो उस तरीके का रिस्पांस नहीं देती जिस तरीके का होना चाहिए BRT मंसूबे को। कम अज़ कम वहाँ पे एक मंसूबा है जिस पर तनकीद हो रही है, लेकिन एक ऐसा शहर है जहाँ ना मंसूबे हैं और जब मंसूबे ही नहीं है तो बंदा क्या तनकीद करे? हाँ ना, जहाँ के अवाम मसाइल का शिकार। और सबसे हैरानगी वाली बात है कि जिस सूबे की हम बात कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा शहर है कराची, जो कि मुआशी हब है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। लेकिन यहाँ की अवाम जो है वो सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार है। रोशनियों का शहर कराची जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जहाँ से वोट लेकर कामयाबी समेटने वाले शहर की बेहतरी के लिए मौसर इकदामात नहीं उठाते हैं। बातें होती हैं, वादे होते हैं, दावे होते हैं, लेकिन जब बारिश का गंदा पानी आता है सब कुछ बह जाता है, क्योंकि इंतजामात नहीं होते। क्योंकि बारिश आता है तो पानी आता है। हाँ, ज़्यादा बारिश। तो जनाब, शहरी जो है बेहतरीन सहूलियत ना मिलने पर एहसास से महरूमी का शिकार भी नजर आते हैं। इसी शहर को एक बार फिर एक ऐसे आला ओहदेदार की सरपरस्ती नसीब हुई है जिसे किसने सेलेक्ट किया है? किसने सेलेक्ट किया फैसल?
अवाम ने नहीं, साई सरकार ने मुंतखब किया है। तो कराची को नया मुंतजिम जो है वो मिल गया है। हालांकि इस पे बड़ी लेदे भी हुई। हाँ ना, कल काफी तनकीद हो रही थी कि जी अपने ही बंदे को लाके बिठा दिया, वो क्या काम करेगा, उससे कौन सवाल करेगा। होता ऐसा ही है, जब आप अपने ही घर से किसी को उठा के ला देते हैं तो भाई ऐसा नहीं होता कभी भी कि कोई उससे सवाल करे। कराची वालों का मुंतखब शुदा मुंतजिम नहीं आया है, सिंध सरकार का मुकर्रर करदा मुंतजिम आया है। सूबाई हुकूमत ने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बना दिया है और नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी हो गया है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में पहली बार सिंध काबीना में लड़काना से कोई वजीर या फिर मुशीर शामिल नहीं किया गया, यानी कि सुहेल अनवर सियाल और निसार खोड़ो ये भी काबीना से बाहर हो गए हैं। तो पीपल्स पार्टी के इस फैसले से कराची पे क्या असर पड़ेगा और क्या जो दीगर जमातें हैं वो उसको खुशदिली से एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, ये वक्त बताएगा। तो अब शो का करेंगे बाकायदा आगाज़। और जैसे कि हमने बताया था आपको कि नवाज शरीफ की जो उम्मीद है वो पूरी होती नज़र नहीं आई है, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने वीज़ा तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। उनका जो विजिट वीज़ा है उसकी 6 माह की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। याद दिलाएं आपको कि ये चंद हफ्तों के लिए गए थे, लेकिन अब वो बढ़ते इतना अरसा हो चुका है। तिब्बी बुनियादों पर वीज़ा में तौसी की दरख्वास्त मंजूर नहीं हो सकी है। तो महक, ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पे पूरा पाकिस्तान चमगोया करता रहा, गुफ्तगू करता रहा। जब भी जो हुक्मरान जमात है उन्होंने ये कहा कि जी हमें धोखा दिया गया, धोखे से बाहर चले गए, और अब बाहर जाके अगर इतनी तबीयत ख़राब थी तो बाहर जाके आप दीगर एक्टिविटीज़ में मुलविस है। जबकि दूसरी तरफ जो नून लीग के अपने बंदे हैं, जो मरियम नवाज हो गई या फिर और भी कोई हो गया, वो ये कहते नज़र आते हैं कि जी आप हमें सिक्योरिटी की ज़मानत दे दें, हम उन्हें अभी बुला लेते हैं। और सबसे बड़ी बात देखें कि अब मामला यहाँ पर पहुँच चुका है कि नून लीग में भी ना धड़ेबंदी नज़र आ रही है। वो एक शहबाज ग्रुप और एक नवाज ग्रुप जो है, और आई थिंक हमें शेख साहब ने ज्वाइन किया है, तो शेख रशीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब से गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहला वही सवाल जो कि आज हर आवाम पूछना चाह रही है, हर शख्स पूछना चाह रही है कि नवाज शरीफ की वीज़ा की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। हम देख रहे हैं कि पीटीआई के जो लोग हैं वो काफ़ी एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं इस हवाले से और काफ़ी बयानबाजी करते भी नज़र आ रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं सारे मामले को? देखिए, हमारे से तो फारिग है वो। 16 फरवरी को उनका पासपोर्ट ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान का। जो मेरे पास या मेरी वजारत के पास इख्तियारात हैं कि वो ये हैं कि वो एक दरख्वास्त दें यूके एम्बेसी पाकिस्तान में कि उन्होंने पाकिस्तान आना है, तो उन्हें वोचर डॉक्यूमेंट ट्रैवलिंग जो है वो पासपोर्ट वोचर का सिर्फ एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट दिया जा सकता है। और ये 4 हफ्ते के इलाज के लिए गए थे, 1 साल से दूसरा साल होने वाला है, और वहाँ ये साबित नहीं कर सके कि वो बीमार है, ब्रिटिश को भी। सो मेरे ख्याल में तो देखें, अपनी जिद की सियासत है इनकी। शहबाज ने भी ईसीएल में है, मरियम भी ईसीएल में है। शहबाज ने भी दरख्वास्त रिन्यू करने की नहीं दी, मरियम ने भी नहीं दी। सो जो कानून इंटीरियर मिनिस्ट्री में तो ये तीनों हजरात सारे हैं। तो शेख साहब, फिर सवाल यही है, क्या वाकई नवाज शरीफ वतन वापस लौट आएंगे? इतनी जल्दी तो आने का उनका इरादा नहीं होगा, लेकिन अगर कानून और हालात ने मजबूर कर दिया और उनको डिपोर्ट होना पड़ा तो वो और किसी ज़ाहिर है वो साइलेंट तो नहीं लेंगे। हम ऐसे लोग कह रहे हैं जी वो साइलेंट ले लेंगे, साइलेंट नहीं लेंगे। वो बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है, सही, और वो कोर्ट में जाएंगे, कोशिश करेंगे कि कोर्ट के प्रोसेस को लंबा करें, अपील के प्रोसेस को लंबा करें। सो जब कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान आने के अलावा उनके पास कोई गुंजाइश नहीं, 6 जाए कि उनको कोर्ट कोई आर्डर देगा। ठीक है शेख साहब, एक और मामले से मुतालिक भी बताएगा कि अगर हुकूमत जो है कोई इकदाम करना चाहे उनकी वापसी के हवाले से, जैसा कि फवाद चौधरी साहब कहते भी नजर आए और शिबली फराज भी बाहर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र कर चुके हैं, तो क्या इकदाम उठाएगी हुकूमत पाकिस्तान? वो एक मुजरम है, सजा याफ्ता, सीधा जेल जाएंगे और क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड क्या करना है। खुद अदालत ने उसको भगोड़ा करार दिया है। सो वो जब आएंगे तो जेल जाएंगे सीधा, और तो कोई रास्ता नहीं है उनके पास। और अदालत वाज़े तौर पर उनको मफरूर करार दे चुकी है। सो कोई रास्ता नहीं है, सवाए अगर वो
आते हैं और एक ना एक दिन तो आना है, तो उन्होंने जेल जाना है। ठीक है। अच्छा शेख साहब, नून से शीन निकलने वाली बात भी आप बारहा कर चुके हैं, लेकिन अभी मामला हम कुछ ऐसा देखते हैं कि पीडीएम एक बार फिर से इजलास तलब कर रही है। तो क्या समझे हम, एक दफ़ा दोबारा से पीडीएम मुत्तहिद होने जा रही है, फिर सड़कों पर निकलने के फैसले होंगे, फिर दोबारा से धरने देने के फैसले होंगे? देखें, ये सारे बेवकूफ़ ना होते तो सियासत मुख्तलिफ होती। ये इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उसको नालायक, निकम्मी और निकट्ठू अपोजिशन मिली। 3 साल पूरे हो गए हैं। हाँ। पाकिस्तान की सियासत इंटरनेशनल, ये खित्ता इंटरनेशनल सियासत के दायराकार में आने जा रहा है और रीजन में बहुत बड़ी सियासत होने जा रही है। और अब इस मुल्क में पाकिस्तान की सलामती अफगानिस्तान की सलामती से वाबस्ता है। जो हालात होने जा रहे हैं उसमें तो मेरा ख्याल है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की गुंजाइश खत्म हो गई है। अब हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर देना होगा और आने वाले 6-7 महीने जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के होंगे। अच्छा शेख साहब, सियासत पे तो आपने बात की, हम आपसे चाहेंगे कि थोड़ा वक्त हम आपका और लें, और हम चाह रहे हैं कि हम मुहर्रम अल हराम के हवाले से भी बात करें, क्योंकि उसका भी आगाज़ होने वाला है। मातमी जुलूसों, मजालिस के सिक्योरिटी के लिए जो भी प्लान है वो बना लिया गया है। और गुज़िश्ता रोज़ आपकी ही सदारत में जो अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, उसी पे ज़रा हमें बताइएगा कि हसास इलाक़ों में सिक्योरिटी के लिए क्या खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। चारों सूबों से मैंने बात की है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद चारों सूबों में भी जाऊंगा कि जितनी फोर्सेस उन्होंने कहा है उनको फोर्सेस दी गई हैं और लोगों से कहा गया है कि भाई सबके अकीदों का एहतराम करें, अपने अकीदे को ना छोड़ें, किसी के अकीदे को ना छेड़ें। और ज़ाहिर है बाद इलाकों में फ़ोन भी बंद करेंगे और जो जो सूबे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मरकज से उसको हम भी जामा पहनाएंगे। ये तय किया हमने। चारों सूबों से कल हमने बात की है और हमने उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सुनी है और उससे फौरी तौर पर अमल करने के लिए सोमवार के दिन ऑर्डर जारी कर देंगे। तो शेख साहब, कोरोना के बायस हम क्या समझे, इस बार मजालिस और जुलूसों को महदूद किया जा सकता है और अज़ादारों की वैक्सीनेशन जो है उसको लाजिम करार दी जाएगी, या फिर ऐसा होगा कि मजालिस की जगह पर एक वैक्सीनेशन पॉइंट कायम किया जाएगा, जो सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा उसकी उसी वक्त वैक्सीनेशन की जाएगी? देखिए, वैक्सीनेशन के तो जुलूसों में इंतजाम नहीं हो सकते। खुद जो हमारे अहले तशी भाई हैं उनको सोचना चाहिए कि मजालिस में फासला रखें और कोरोना तेजी से फैल रहा है और हमें मजहबी जज्बात का उनका एहतराम है, लेकिन उनकी जान, खुद उनकी जान के लिए बेहतर है कि कोरोना SOPs को जितना फॉलो कर सकते हैं वो करें। ठीक है शेख साहब, बेहद शुक्रिया। आप गुफ्तगू कर रहे थे मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस और मातमी जुलूसों में कोरोना SOPs पर कैसे अमल दरामद किया जाए, ये एक अहम सवाल है। कोरोना की चौथी लहर तेजी से फैल रही है। मजालिस और जुलूसों को वायरस से महफूज रखने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं, इस समय दीगर मामला पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मसाजिद और इमाम बारगाह फेडरेशन कराची के जनरल सेक्रेटरी सलमान हैदर जैदी साहब ने। जैदी साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। इमाम बारगाहों में मजालिस के लिए क्या खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, क्या प्लान तश्कील दिया गया है, प्लीज शेयर कीजिएगा। देखिए, कोविड क्योंकि अब हमारा कोविड में मुहर्रम गुजरा था और इस साल भी कोविड ही है, तो जो इंतजाम पिछली दफा थे उसी दफा एक दफा भी वही है, मास्क, सैनिटाइजर और साथ उसके अलावा हमने एक बढ़ती की दफा किया हमने जितनी भी मसाजिद कराची के अंदर। अच्छा सलमान साहब, बहुत माजरत क़तः कलामी की, लेकिन जी आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही। हम आपसे दोबारा ज़रूर रब्ता करेंगे, क्योंकि इस बार जो मजालिस के मामलात हैं वो ऐसे मुख्तलिफ हैं कि कोरोना की चौथी लहर जो है वो बड़ी ख़तरनाक है। लेकिन इसको अपॉर्चुनिटी बनाया जा सकता है और दुनिया को दिखाया जा सकता है कि हम इसके साथ भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे इंतज़ामी मामलात हों या फिर हमारे सियासी या फिर हमारे मजहबी मामलात हों, उनको बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में क्या प्लान किया गया है? जब इजलास भी हुए थे महक, तो उसमें भी यही चीज़ फैसला किया गया था कि जहाँ जहाँ मजालिस होंगी, जहाँ जहाँ से बपा होंगी, उसके रूट पे मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात होगी, दुनिया को पैगाम जाएगा कि आप अपने कारोबार ज़िंदगी के मामलात
जारी और सारी रख सकते हैं बेहतरीन एसओपीज के साथ। और जैसे से हम देखते हैं फैसल के ये मामला, जैसे कोविड का मामला है, ये बढ़ता चला जा रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम जितने इकदाम उठाएं, जितना सिक्योरिटी प्लान तश्कील दें, वो मुझे लगता है कम है, क्योंकि हमारी जो आवाम है उन्हें समझाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। तो मुहर्रम और हराम का जो सिक्योरिटी प्लान है और इसके अलावा जो आवाम के लिए इंतजामात किए गए हैं, आवाम को ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये इंतजामात और जो ये वसाइल हुकूमत जो है इस्तेमाल करिए उनकी बेहतरी के लिए, क्योंकि हुकूमत को इस तरफ ना ले जाया जाए, चाहे वो सूबाई हो चाहे वफाकी हो, कि एक बार फिर बंदिश की तरफ का फैसला किया जाए। इसको कोई कबूल भी नहीं करेगा, कबूल नहीं हो रहा ना असल में। चाहे आप कारोबार देख लें, कारोबार भी जिस वक्त सिंध में 1 हफ्ते की बंदिश का फैसला किया गया तो उस पर भी बड़ा रिएक्शन आया। उसके बावजूद भी कारोबारी अफराद ने जो है वो सिंध हुकूमत के साथ ताउन किया। अब अगर दोबारा इस चीज़ की तीसरी चौथी मरतबा जाएंगे फिर तो रोज़गार भी मुतासिर होगा, सेहत भी मुतासिर हो रही है। इसलिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं सलमान हैदर ज़ैदी साहब। सलमान साहब, बहुत माजरत के टेक्निकल इशूज़ की बिना पे आवाज़ आपकी ठीक नहीं आ रही थी, कंटिन्यू कीजिएगा वहीं से जहाँ से आपने गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ा था। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि जिस तरह से पिछले साल कोविड था, जो कोविड की एसओपीज थी वो हम लोगों ने बिल्कुल फॉलो की थी। इस दफ़ा भी हम लोगों ने उसके साथ रमज़ान में हमने काम किया कि हमारी जितनी मसाजिद मुबारक थी उस पर हम लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए और मुसलसल हमारी जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर वैक्सीनेशन का बाकायदा तौर पर इंतजाम हो रहा है। और ज़रूरत इसी हमारे को हम लोग इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जितने भी हमारे लोग हैं जो आज़ादार हैं वो वैक्सीनेटेड होते रहें और सर्टिफिकेट्स लेते रहें अपने। सही। और सलमान साहब, मुझे भी बताएगा कि मजालिस के लिए आप लोगों ने जो जो गाइडलाइंस जारी की हैं उस पर अमल दरामद करवाने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हमारी आवाम इतनी आसानी से मानती नहीं है। तो अज़ादारों को कितने फासले पर बिठाया जाएगा? मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है? जी लाजमी, बिल्कुल। पिछले साल भी हमारे इसी तरह हम लोगों ने एसओपीज मुकम्मल फॉलो की थी। 3 फीट का फासला लाजमी रखा गया था। मसाजिद हो, जितनी नमाजें हैं, नमाजों के दौरान या जुलूस के दौरान या मजालिस के दौरान एसओपीज मुकम्मल फॉलो की गई थी। और साथ ही मुख्तसरन आखिर में बता दीजिएगा कि एक ये भी प्लान शेयर किया गया है कि जो रूट होगा वहाँ पे भी मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स कायम किए जाएंगे, इमाम बारगाहों में भी आसपास वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। ये एक अच्छा आपको तजवीज़ लगती है इसके साथ कि वैक्सीनेशन ज़रूरी करार दी जाए आने वालों के लिए इमाम बारगाहों में? नहीं, देखिए, ये रमज़ान से मैंने आपको बताया, हमारी रमज़ान से प्रैक्टिस जारी है। हमारी रमज़ान से तमाम मसाजिद इमाम बारगाहों में हर डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर कायम है और तमाम मोमिनीन को, बिलखुसूस ये नहीं है कि वो एक ही फिरके को, तमाम वहाँ पर जो रहने वाले मुसलमान हैं उन सबको वैक्सीनेशन हम करा रहे हैं हमारे मस्जिद इमाम बारगाह के अंदर। ठीक है सलमान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, आप गुफ्तगू करें। और जनाब अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने किसने भेजा? नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने भेजा। अक्टूबर 11 से पहले 3 दफा डॉक्टर अदनान ने नैब की कस्टडी के अंदर, जब अक्टूबर 11 को नवाज शरीफ साहब तो कोर्ट लखपत में थे। अगर नैब न्याजी गठजोड़ ने कोई और तफ्तीश करनी थी, कोई और इन्वेस्टिगेशन करनी थी, कोई और झूठा इल्जाम लगाना था, तो मियां साहब की कोर्ट लखपत के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकती थी? क्यों 11 अक्टूबर 2019 को मियां नवाज शरीफ साहब का रिमांड हुआ और नैब ने अपनी कस्टडी में दिया? मरियम औरंगजेब गुफ्तगू कर रही हैं। तो अभी एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद मजीद स्टोरीज शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। अब जरा शख्स की बात करेंगे जो अचानक से अमीर हो गया। आपको शौक है कि आप अचानक से एक दिन उठे और पता चला कि भाई फैसल करीम करोड़पति बन गए, लखपति कहने लगे? वो पहले से ही है। जो तरीका जो आप बता रही हैं उस हिसाब से मुझे बिल्कुल भी ऐसे शौक। चले हम आपको तरीका बताते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ये तो उनके लिए बड़ा लकी साबित हुआ होगा कि किसी टाइम पे फुर्सत में उन्होंने एक वीडियो बनाई, जो अब जो है किसी ने खरीद ली और वो बहुत अमीर बन गए। तो जनाब जी हाँ, कितने अमीर बने अब सुने ना, मैं वही तो बताया, कहानी तो सुन लें पूरी। तो जनाब कुछ सालों पहले शरारती वीडियो जो है वो किसी ने बनाई और उसको लखपति कर गई। अब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे दोस्तों से जिनकी 2015 में बनाई गई मीम 84 लाख रुपए में फरोख्त हुई है। 84 लाख
84 लाख है ना। हाँ, तो फिर इसमें कुछ होगा ऐसा मेरे ख्याल से। हाँ, आखिर इस मीम में क्या है ना, क्या और है? क्यों इसे खरीदा गया, तो ये जानेंगे नुमाइंदा समा मोहसिन खालिद से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला के उन नौजवानों के साथ जिनकी एक तस्वीर जो है पूरी दुनिया में वायरल हुई है और मीम जो उनकी है वो 84 लाख पाकिस्तानी रुपए में जो है फ़रोख्त हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान साहब। अच्छा सलमान भाई, बताएं क्या दास्तान है, क्या कहानी है? लोगों को तो अभी तक समझ नहीं आई, कैसे एक तस्वीर 84 लाख में फ़रोख्त हो गई? दास्तान ये 2015 की बात है। आसिफ और मैं और मुदस्सिर हम 3 बेस्ट फ्रेंड थे। तो आसिफ और मुदस्सिर की थोड़ी सी लड़ाई हो गई और वो थोड़े से नाराज़ हो गए। तो मैं जब आसिफ के पास गया हूँ तो आसिफ बहुत परेशान था। तो कहता यार मुदस्सिर फिर नाराज़ हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दोबारा सुलह हो जाएगी। कहता नहीं, अब उससे फ्रेंडशिप मैंने ख़त्म कर दिया, तो तुम अब मेरे क्लोज़ फ्रेंड हो ज़्यादा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। हम खड़े, हमने सेल्फी ली है। तो आसिफ ने क्या किया, मुझे लगा शायद ये पिक उसको जस्ट शेयर करेगा व्हाट्सएप पे, बट आसिफ ने क्या किया, वो पिक को एडिट किया। हम शेक हैंड कर रहे हैं मतलब, तो उसको एडिट करके उसने फेसबुक पे डाल दी रात 10 बजे के करीब। तो वो 2 घंटे उसने प्राइवेसी पे लगाई है। मैंने जब पिक देखी ना, जब उसने मुझे टैग की, मैंने कहा ये तुमने क्या किया, रिमूव कर दो, वो गुस्से भी और आ जाएगा। तो कहता आता आने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाद में क्या हुआ है, इसने 2 घंटे के बाद वो पिक को प्राइवेसी पे लगा दिया है, पर वो 2 घंटे के अंदर शेयरिंग, कमेंट्स, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अब बहुत अप पे जा चुके हुए थे। तो हम लोग को तो पता नहीं था, क्योंकि हमने तो फेम के लिए चीज़ की नहीं थी। बाद में क्या हुआ, आसिफ मुदस्सिर को पता चला है और मुदस्सिर फिर दोबारा खफा हो गया, बहुत ज़्यादा और नाराज़ हुआ। तो बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी और उसके बाद मतलब 2 दिन गुजरे हैं तो हम लोग को कॉल्स आनी स्टार्ट होगी। हमारी पोस्ट दुनिया की हर जगह पे वायरल हो चुकी हुई थी। अच्छा, जब ये पोस्ट आपकी वायरल हुई तो फर्स्ट फीडबैक क्या था? लोग पहले से किस नज़र से देख रहे थे इस पोस्ट को? मज़े की बात ये थी कि अब्रॉड में जितने भी लोग थे, जितने भी ब्रिटिश थे और भी एशिया के काफ़ी और भी जो लोग थे, उन लोगों ने तो मतलब अच्छा फीडबैक दिया था। बट स्पेशली पाकिस्तान की बात करूँगा, पाकिस्तान में काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया, ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हुई हम तीनों की। स्पेशली मेरी तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी शोबिस से था, तो मैंने बहुत कुछ फेस किया था। काफ़ी यहाँ पे लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया था हमारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे उनका क्या रवैया आपके साथ? आप बिलीव नहीं करेंगे, ये हमारी जो मीम जो सेल हुई है ना, तो पैसों का लोगों ने सुना, तो लोग सारे, आपको पता है यहाँ के मेजोरिटी जो पाकिस्तान की, अब लोग वही जो मुझे बातें कर रहे थे वही अब देख के खुश हो रहे हैं और मतलब काफ़ी मुबारकबाद दे रही है मुझे। सलमान जो है एक मॉडल हैं और मुख्तलिफ एड्स कर चुके हैं और भी काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आसिफ जो इनके दोस्त हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे ये सारा मामला हो गया। आसिफ साहब, जो अभी हमें सलमान ने स्टोरी सुनाई है उसके मुताबिक तो आपने सोची समझी मीम नहीं बनाई थी, आपने तो एक सादा सी तस्वीर बनाई और उसको FB पे डाल दिया। बताएं ज़रा इसके बारे में। जी देखें, इसके बारे में हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, ना हमारी ये नीयत थी कि यह तस्वीर वायरल होगी या हमें इस तस्वीर के पैसे मिलेंगे। हमने तो सिर्फ अपने दोस्त को समझाने के लिए, उसको दिखाने के लिए ये तस्वीर बना के फेसबुक पे लगाई है। मुदस्सिर की तस्वीर पे मैंने क्रॉस लगाया, सलमान से शेक हैंड किया और ऊपर मैंने एक तहरीर लिखी, फ्रेंडशिप एंडेड विद माई बेस्ट फ्रेंड मुदस्सिर, नाउ सलमान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये देखते ही देखते एक ट्रेंड बन गया। कुछ ही दिनों में ये तस्वीर वायरल हो गई और इंटरनेशनली वायरल हुई है, पूरी दुनिया में फैल गई। फिर अब 2021 में मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान का ही, उसने मुझे बताया कि यार आप ये तस्वीर को सेल करके आप ऑक्शन पे लगा के पैसे कमा सकते हो। तो उस बंदे ने भी काफ़ी हेल्प की। अल्टर कंपनी है एक लाहौर UK बेस्ड कंपनी अल्टर की, उस अल्टर कंपनी ने हमारी एक्शन करवाई है NFT पे। तो जिसके एवज चाइना का एक बंदा है फरमूसा, उसने हमारी ये तस्वीर परचेज़ की है। पाकिस्तानी तकरीबन 84 लाख रुपया बनता है, अमेरिकन डॉलर तकरीबन 52,000 अमेरिकन डॉलर बनते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं पैसों का क्या होगा? 3 हिस्सेदार हैं, वैसे तो आपके और भी दोस्त हैं जो सारे इस कहानी में पूरा हिस्सा थे, जिसने तस्वीर बनाई, जिसने आपको मशवरे दिए, उनके बारे में क्या कहेंगे और पैसे किस किस को दे रहे हैं? जी अभी तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम जो है ना मेन बंदे 3 ही हैं हम। तो अभी जो पेमेंट आने के बाद इंशाल्लाह इसको डिवाइड करेंगे। ये पक्की बात है कि 3 हिस्से तो होंगे कम से कम? जी बिल्कुल, देखें ना, तीन बंदे हम मेन बंदे हैं, मैं, मुदस्सिर और सलमान। तो हम तीनों में इंशाल्लाह उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो जो आपने मुदस्सिर को पूरा एक विलन बना के पूरी दुनिया के सामने पेश किया, तो वो कैसा फील कर रहा है? मुदस्सिर कैसा फील कर रहा है? और दोस्ती हुई है वापस आपकी कि नहीं? जी बिल्कुल, दोस्ती तो हमारी 2015 में ही हो गई थी, तकरीबन 1-1.5 माह बाद हमारी दोस्ती होगी। मैंने फेसबुक पे दोबारा अपलोड की एक तस्वीर, फ्रेंडशिप रिगेन विद माई बेस्ट फ्रेंड मुदस्सिर की, तो वो भी काफ़ी लोगों ने फिर लाइक की उसको। तो जो मेरी वायरल मीम है वो असल में मीम नहीं थी, वो मेरी तस्वीर थी, लोगों ने इसको मीम बना दिया, उसको रिक्रिएट करके सियासतदानों ने भी लिया,
को जब अमेरिका में सदारती इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे भी यूज़ हुई मेरी तस्वीर ही है, कार्टून में यूज़ हुई है, फिल्मों में यूज़ हुई है, लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ की है। तो ये काफ़ी लोग अभी भी ट्रेंड में है हमारी तस्वीर नहीं। अच्छा, अब पैसों का क्या करना है, ज़रा ये बताएं, पैसों का क्या करने वाले हैं? पैसों का क्या करेंगे, जब पैसे आएंगे तब देखी जाएगी। ख्वाहिशें तो हैं हम लोगों की जो हमने पूरी करनी है, तो जब पैसे आएंगे तब देखी जाएगी। सोच तो मैं ये रहा हूँ कि मतलब मेरे पास जो पैसे आएंगे तो कोशिश करूँगा जो मेरा छोटा भाई है उस पर इन्वेस्ट करूँगा, उससे बाहर भेज दूँगा मैं। बिल्कुल, आपने सुना कि ये बिल्कुल तस्वीर थी, इन्होंने सोच समझ के जो है इसको मीम नहीं बनाया था, एक तस्वीर बनाई थी, अपलोड की थी सोशल मीडिया पे, जो कि मीम बन गई और उसके बाद इतनी वायरल हुई कि ये 84 लाख रुपए में फ़रोख्त हुई है। और आपने बात सुनी है आसिफ की और सलमान की, इनकी दोस्ती भी कायम है और ये कह रहे हैं कि अब उनके मज़ीद जो है काफ़ी आगे से प्लान है कि क्या उन पैसों का करना है। जी, तो आज से फ्रेंडशिप एंडेड विद महक, नाउ सलमान इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। बल्कि सलमान और मुदस्सिर भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं क्योंकि 84 लाख तो उनके पास आ रहे हैं। तो वैसे महक, आपने सोचा था कि एक तस्वीर पे 84 लाख तस्वीरें लगाती हूँ, मैं तस्वीर खरीदते हैं तो 84 लाख वाली होगी नहीं ना वो। आप ऐसे कांटों वाली नहीं होगी। आप भी आज से करें फ्रेंडशिप एंडेड। आज से ऐसे ही करूंगी, मैं अपनी तस्वीर पे क्रॉस लगाया करूंगी, मैं देखती हूँ कोई खरीदता है कि नहीं खरीदता। देखते हैं कि वो कितने की बिकती है और ये करना है आपने। नहीं, मैं वाकई करूंगी, इंस्टाग्राम पे आप देखिए। आज लाजमी करना है। चले ठीक है, तो 84 लाख में इनकी ये फ्रेंडशिप एंडेड वाली तस्वीर तो बिक गई। अब हम दुआ ये कर रहे हैं कि कोरोना भी एंड हो जाए ना, अल्लाह करे, अल्लाह करे। उससे मुताल्लिक कुछ दिलचस्प आदाद व शुमार अब आपके सामने रखते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है, खतरनाक है, जारी है, सबको पता है। हुकूमत वायरस का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दामात भी उठा रही है, ये भी सबको पता है। NCOC की जानिब से कई पाबंदियां भी आयद की गई और ये तो सिंध वालों को सही से पता लग रहा है क्योंकि वहाँ मुकम्मल लॉकडाउन है। लेकिन गैलप ऑफ पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमती पॉलिसी से मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक अचंभे की बात है। 76% पाकिस्तानियों के मुताबिक हुकूमत ने कोविड-19 की सूरत हाल को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया है। सिर्फ 15% अफराद हालिया इकदाम से खुश नजर नहीं आते, मुतमईन नजर नहीं आते। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के 79% अफराद की ये राय है कि हुकूमती इकदाम बेहतरीन है। साथ ही कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक भी दिलचस्प अदादो शुमार आपको बता दें, हर 10 में से 6 अफराद को ये इल्म ही नहीं है कि हुकूमती सतह पर वैक्सीनेशन के लिए खुद को कैसे रजिस्टर्ड कराएं। गैलप सर्वे में शामिल 59% अफराद से जब ये सवाल हुआ कि सरकारी सतह पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराई जाती है, तो 59% ने ला इल्मी का इजहार किया है। 41% अफराद ऐसे थे जिन्हें वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार मालूम था। इन सर्वेज में मजीद दिलचस्प क्या दादो शुमार सामने आए, क्या क्या सवाल पूछे गए, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी ने। बिलाल, गुड मॉर्निंग, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। हर दफ़ा बड़े अच्छे सर्वे हम आपकी वजह से अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं। मुझे ये बताएं कि इस सर्वे में कितने अफराद ऐसे थे जिन्होंने हिस्सा लिया? जी, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। ये सर्वे जो है तकरीबन सैम्पल साइज़ कोई तकरीबन 1100 अफराद पर मबनी था, जो कि चारों सूबों, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स और मुख्तलिफ एजुकेशन ग्रुप्स से ताल्लुक़ रखते थे। और हमने शुमारियाती तौर पे जैसे सर्वे का असूल होता है, इनको पूरे पाकिस्तान से चूज़ किया था। ओके, अच्छा, अब ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। क्या यही वजह तो नहीं है कि वहाँ के अवाम मौजूदा इक़दाम से खुश हैं? जी, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग इशू है और पूरी दुनिया भर में देखा गया है कि कोविड के हवाले से जनरली जो हुकूमतों की परफॉर्मेंस है उससे अवाम जो हैं वो खुश नज़र आते हैं। तो पाकिस्तान में भी हमने ये ट्रेंड देखा है। हम ये तकरीबन 11 वेव्स हैं, तकरीबन 11 महीने से हम ये सवाल जो है हर महीने पूछते हैं कि आपके ख्याल से हुकूमती कारकर्दगी अब कैसी है कोरोना के हवाले से। तो इसमें ना सिर्फ KP में और ना सिर्फ पंजाब में जहाँ PTI की हुकूमत है, बल्कि ऐसे सूबों में जहाँ उनकी हुकूमत नहीं भी है वहाँ पर भी एक पजीराई नज़र आती है। और मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में, मुख्तलिफ मर्द और ख़वातीन में पजीराई नज़र आती है। इसको जब हमने थोड़ा सा मज़ीद जांचने की कोशिश की तो इसमें 3-4 अवामिल हैं जो नज़र आते हैं। एक ये कि पाकिस्तान में कोरोना की जो वबा है वो उस तरह से नहीं फैली। हमारे नेबर मुल्क इंडिया में जो मोर्टेलिटी या वफ़ात की शरह है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा है।
उसकी ख़बरें भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं, जिसमें लॉकडाउन की वजह से लोग जो हैं वो नंगे पाँव मुल्क भर में बिखर गए हैं। पाकिस्तान में ना वफ़ात उतनी हुई, ना उस तरह के लॉकडाउन के मेजर से उतनी तबाही मची। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की अवाम जो है वो एक बाशऊर अवाम है। आई थिंक एक कभी ये तासुर पेश किया जाता है कि लोग जो हैं वो सोचते समझते नहीं हैं, या आम पाकिस्तानी सोचता समझता नहीं है। आई थिंक वो बहुत ही एक मैच्योर रीडर भी है, व्यूअर भी है। तो उनके सामने जब ये चीज़ें नज़र आती हैं तो वो जहाँ पजीराई करनी होती है वहाँ वो पजीराई करते हैं, जैसे हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से एक पजीराई कर रहे हैं। इसमें एक और जो एलिमेंट है वो वैक्सीनेशन है। आई थिंक सारे एनालिस्ट्स शुरू में ये इसके बारे में थोड़े स्केप्टिकल थे कि पाकिस्तान एक बहुत ही गरीब मुल्क है, हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत पुअर है। लोग जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली पोलियो के बारे में लोग सोचते रहे कि यहाँ लोग नहीं लगवाएंगे क्योंकि पोलियो नहीं लगवाते थे। तो वैक्सीनेशन की जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की वो भी काफ़ी अनयूजुअली अच्छी है। आप तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डिलीवर हो चुकी हैं। तकरीबन 25% पाकिस्तानी जो हैं उनमें एक से ज़ायद वैक्सीन लग चुकी है। तो आई थिंक ये तमाम चीज़ें जब लोग देखते हैं तो एक उन्होंने मुस्बत राय का इज़हार किया हुकूमत के हवाले से। ठीक है बिलाल, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। और जैसे कि हम बता भी रहे थे 6% पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने खुश आइन करार दिया हुकूमती इकदाम को, और बड़ी अच्छी बात है कि एटलीस्ट हुकूमती इकदाम को किसी सतह पर तो सराहा जाए। और ये सर्वे ये भी दिखाता है कि जितने अफराद को नहीं मालूम है तो हमें हमारी सतह पे हुकूमत की सतह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी अबलाग की, ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जाए कि कैसे रजिस्टर करें। अभी एक लेंगे ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और मैं जैसे कि आपको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान बहुत ही ज़रखेज़ और मालामाल है मादनियात के हवाले से। हमारे पास न सिर्फ ये कि ज़ेरे ज़मीन मादनियात है बल्कि उसके पूरे पहाड़ हैं, और ऐसे में हुकूमती सरपरस्ती हो जाए तो हम इस इंडस्ट्री में बहुत फ्लरिश कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं ना बहुत। तो अब हम ज़रा बात करेंगे पंजाब हुकूमत की कामयाबी से मुतालिक। क्या आपको पता है कि कुदरती और मादी ज़खायर से माला माल मुल्क किस तरह से मुनाफा कमा सकता है, क्योंकि ये उसकी मुआशी कामयाबी में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको बताएंगे। माली साल 2020-21 में महकमा मादनियात पंजाब ने रॉयल्टी की मद में रिकॉर्ड वसूलियाँ की। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक महकमा मादनियात ने सूबे की तारीख में पहली बार 10.19 अरब रुपए की वसूलियाँ की हैं। एक्साइज ड्यूटी की मद में 58 करोड़ रुपए की वसूलियाँ हुई हैं। महकमा मादनियात की कामयाब वसूलियाँ तो अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महकमा अपने ज़ेरे एहतमाम सेक्टर्स में मुलाजमीन कोई मुआवनत कर रहा है? अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है? ख़ास तौर पर ये जो आप मनासिर भी देख रहे हैं, कोयला, इसकी कान में काम करने वाले अफराद की ज़िंदगी कैसी है, क्योंकि जो कान होते हैं वो यकीन माने कि वो असल लोग होते हैं कि जो बहुत ही मुश्किल से इन तमाम तर चीज़ों को निकालते हैं। एक कान में जाना और 12-12 घंटे वहाँ काम करना, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल पंजाब आमिर एजाज अकबर साहब। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। महकमा मादनियात पंजाब ने रॉयल्टी और एक्साइज ड्यूटी की मद में रेवेन्यू जो इकट्ठा किया हमने बताया भी है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कानकनी के दौरान पेश आने वाले हादसात की जो रोकथाम और कानकनों की हिफाजत के लिए महकमे ने जो है कौन से इक़दाम उठाए? से तो हमारा इंस्पेक्टरेट ऑफ माइन का एक अटैच डिपार्टमेंट है जो कि जिसका काम ही सिर्फ ये है कि सेफ़ माइनिंग उसको इंश्योर करे कि रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक ही जो लोग हैं वो माइनिंग करें। लेकिन फिर भी हादसात पहले से तो कुछ कम हुए हैं, लेकिन देखा गया है कि इसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा वायलेशंस की जाती हैं, जिससे बाज़ कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं या लोग जो हैं वो उनको इंजरी हो जाती है। तो हमने एक स्कीम लेके आए हैं कि जिसके ज़रिए हमारे ऑफिसर्स जाके डिजिटाइज तरीके से मौके पे जाके ऊपर हर माइन की इंस्पेक्शन करेंगे, और वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो वो मौके पे ही जनरेट करेगा और वो अपने सेंट्रल ऑफिस में ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसमिट की हो जाएगी और यहाँ पे उसको एवेल्युएट किया जाएगा।
और वही जो वायलेटर हैं, जो लोग अनसेफ माइनिंग करते हैं, उनके खिलाफ हेडक्वार्टर से उसी वक्त ही उनके खिलाफ एक्शन वो ले लिया जाएगा। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हमारी ये स्कीम हमारी शुरू होने के बाद इंशाल्लाह हादसात में नुमायाँ कमी आएगी। ठीक है, तो एजाज साहब, माजूर कारकुनान जो है उनकी बहाली, माहाना आमदन की अगर मैं बात करूँ, बच्चों की तालीम के अखराजात की अगर मैं बात करूँ, तो उसको उठाने के लिए ये महकमा क्या क्या काम कर रहा है? हमारा जी पूरा एक अटैच डिपार्टमेंट है वेलफेयर का, जिसको कि वेलफेयर कमिश्नर जिसको हेड करते हैं। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो मज़दूर जो कानों में काम करते हैं उनको और उनकी बच्चों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। हमारे अभी फ़िलहाल 3 माइनर्स के हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, 1 दर्जन के करीब डिस्पेंसरियां हैं, हाई स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं। उसके अलावा कुछ टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को, जो स्किल्स बच्चियों को देने के लिए वो चल रहे हैं। और माजूर जो कारकुनान के लिए इस गवर्नमेंट ने बड़ा लैंडमार्क ये किया है कि हमें गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि जो कानकुनी के दौरान ज़ख्मी हो जाएंगे और मज़ीद काम नहीं कर सकते, उनको घर बैठे ही जो है हम उनको 6,000 रुपया माहाना जो दे रहे हैं, बल्कि अब गवर्नमेंट ने हुक्म दिया है कि उसको अमाउंट को बढ़ा के 18,000 रुपया माहाना कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इससे उनकी जो हमारे कानकुन और उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी जाएगी। अच्छा, सब पूरे मुल्क में ये कानकनी हो रही है, ख़ास तौर पे अगर आप बलूचिस्तान के दूरअफ्तादा इलाकों में देखें तो वहाँ, पंजाब के दूरअफ्तादा इलाकों में, ऐसे इलाकों में कानकनों को दौरान ड्यूटी किस तरह इलाज, मुआलजे की और दीगर सहूलियात पहुँचाई जाती हैं? जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया, हमारे जितने हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज जो हैं वो उन्हीं माइनिंग एरियाज़ के अंदर है, पहाड़ी इलाकों के अंदर ही हैं। ये नहीं कि हमने शहरों में बनाए हुए हैं, उसी माइनिंग एरियाज़ के करीब ही हैं, जहाँ डिस्पेंसरीज हैं या हमारे हैं। अभी हमने जो पिछले साल हमने एक नया आइडिया लेके आए हैं कि हम मोबाइल डिस्पेंसरी एक हमने बनाई है। एक एम्बुलेंस है जिसमें कि तमाम एमरजेंसीज़ को डील करने के लिए वो जो है एक एम्बुलेंस है जो होगी, जिसमें अंदर एक डॉक्टर साहब भी हुआ करेंगे और डिस्पेंसर भी हुआ करेंगे, ताकि अगर कोई इमरजेंसी किसी माइन के ऊपर होती है और इवैक्यूएशन डिफ़िकल्ट हो तो ये हमारी जो हमारी लैब है या हमारी जो एम्बुलेंस है, ये उसे माइनिंग एरियाज़ के जाके हमारे मज़दूरों को वहाँ पे जाके ट्रीट किया करेगी। बाकी जब हम कौमी बात करते हैं तो ये कानकन उनमें से लाजमी एक हैं, क्योंकि जिन हालात में ये काम कर रहे हैं वो हालात बड़े नामसाइद हैं। ऐसे में जो पंजाब माइंस एंड मिनरल्स जो डिपार्टमेंट है वो अपने तय भरपूर काम कर रहा है। और आमिर एजाज अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। राहुल, नाम तो सुना होगा। अक्सर भारतीय फिल्मों में राहुल को आपने देखा भी होगा, और वो राहुल जो है वो हसीनाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन हकीकी दुनिया में उल्टा हो रहा है। कोई और राहुल के पीछे भाग रहा है, कोई और राहुल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन ये तलाश इम्तिहान भी बन गई। बरतानिया की सड़कों पर एक पाकिस्तानी राहुल की तलाश में मारा मारा फिरता रहा, और माजरा कुछ यूँ था कि ये जो नौजवान है, इनका नाम है गाजी तैमूर। लाहौरी नौजवान को लंदन शहर के हाई स्ट्रीट पर एक पर्स मिला, और इसमें राहुल नामी भारतीय शख्स के क्रेडिट कार्ड्स थे, दीगर अहम चीज़ें थी। तो इस पाकिस्तानी ने सोचा कि क्यों ना इस शख्स को ढूंढकर इसका पर्स इस तक पहुंचाया जाए, ताकि मुल्क की साख को बेहतर बनाने का मौका मिले। और ये उन्होंने मौका हाथ से नहीं जाने दिया जनाब। गाजी तैमूर ने गूगल से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स खंगाल डाले, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिले। फिर राहुल की तलाश जो है उसका जो मरहला है वो सोशल मीडिया से निकलकर हकीकी दुनिया में पहुंच गया, और फिर बहुत कोशिशों के बाद, अनथक मेहनत के बाद आखिरकार ये जो भारतीय राहुल है ना, फिल्मों वाले नहीं, दूसरे वाले राहुल जो है वो मिल गए। अगर खुदा ना खास्ता किसी भारतीय हिदायतकार ने स्टोरी देख ली ना, तो हमेशा की तरह वो स्टोरी उल्टी कर देंगे। वो बताएंगे कि गाजी तैमूर का पर्स खोया था और राहुल देकर आए थे, लेकिन हम आपको असल कहानी बता रहे हैं। और इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तानी नौजवान गाजी तैमूर ने। गाजी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो ये जो राहुल की तलाश का सफ़र है,
पढ़ने में ही दिलचस्प लगता है। एक वक्त था वो ट्रेन के पीछे राहुल भाग रहा है, कंधे में बैग है, खूबसूरत सा राहुल ना जिसको हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन आप ये बताएं कि किस तारीख को राहुल का जो बटवा वो आपको मिला, उसके बाद आपने ये तमाम शुरू कैसे ये तमाम तर कहानी शुरू हुई? जी, ये जो कहानी है ये कहानी होनी नहीं थी। आई एम वेरी शॉक्ड एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि जिस तरह कहानी बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से उसको रिस्पांस मिला है। तो ये पिछले जुमेरात की बात है कि मैं अपने जिम से वापस आ रहा था, दोपहर को मैं गया था और अपने घर की तरफ वॉक कर रहा था। तो शोडेज हाई स्ट्रीट एक इलाका है, वहाँ पे मैंने ज़मीन पे एक वॉलेट देखा पड़ा हुआ और ऑब्वियसली और लोगों ने पूछा कि यार तुमने छोड़ क्यों नहीं दिया, या तुमने देखना था पुलिस को दे देना था। लेकिन आप हमेशा जिंदगी में हम हर एक के साथ हुआ है, कभी आपका फोन किसी का गुमा होता है, वॉलेट गुमा होता है, कोई कीमती अशिया, तो पता होता है कि कितनी टेंशन कितना स्ट्रेस होता है किसी ऐसी चीज़ के गुमने से। तो मैंने जब देखा मैंने कहा यार कोई होगा यहाँ पे परेशान, कोई बंदा जिसको बेचारा, क्योंकि कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, पता नहीं क्या और भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन मैंने सिर्फ कार्ड निकाल के देखा था, वो राहुल का कार्ड था। तो अब मैंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए, अभी किसी तरीके से जल्द अज जल्द ये इसके मालिक को वापस पहुंचाना है। तो उसमें आपने जैसे भी कहा कि वो पूरी मैंने कोशिश शुरू की, पहले इंस्टाग्राम पे ढूंढा, फेसबुक पे ढूंढा, उसके बाद गूगल पे ढूंढा, कहीं पे भी नहीं मिला। तो लिंक्डइन पे जाके मुझे लगा कि शायद हो सकता है ये एक शख्स हो। और ये जैसे जैसे मैं कर रहा था, मैं ट्विटर पे भी डाल रहा था, साथ साथ अपने दोस्तों से मशवरा कर रहा था कि यार अब क्या करूं, क्या करना चाहिए। तो मेरे दोस्त भी मुझे कमेंट करके बता रहे थे। वो अलबत्ता काम की उसकी वो लिंक्डइन पे भी मैसेज करने की कोशिश की। आपको पता है कभी लोगों ने अपनी प्रोफाइल को ब्लॉक किया होता है तो आप मैसेज नहीं कर सकते, तो अब वो मैसेज भी नहीं जा रहा था। अब यहाँ वक्त गुजरा और मेरी भी टेंशन बढ़ी कि यार ये ना हो उसने कार्ड कैंसिल करा दे वो बंदा, उसके बाद उसको भी दिक्कत हो। और अक्सर बल्कि जी आपको बताता चलूं, अक्सर लंदन में ये भी हो चुका है पहले कि आपके अगर कार्ड्स गुम जाएं तो और गलत हाथ लग जाएं, तो वो विद इन अ फ्यू मिनट्स वो ठक 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 लोग जाके ट्रांजैक्शंस कराते हैं। और फिर आपको 1000-2000 पाउंड का जब बिल आता है तब पता चलता है कि ओहो कार्ड गुमे। नहीं गाजी, ये सिर्फ लंदन की हद तक महदूद नहीं है, ये पाकिस्तान में भी होता है। आपको अच्छा बताओ, आप तो लाहौरी हैं, ठीक है ना? तो अच्छा नहीं, हम पाकिस्तानी ऐसी चीजें नहीं करते, बस मैंने ये ठान ली बात कि ये सिर्फ ये यहीं पे होता है, ये लोग ये पाकिस्तानी कोई नहीं कर सकता, हम बड़े ईमानदार लोग हैं बस। गाजी ये आपने बिल्कुल इसको प्रूव भी किया। अच्छा दीगर सवाल तो आपसे करेंगे ही, लेकिन जब आप पहुंचे एंड व्हेन द गाय न्यू कि आप पाकिस्तानी हैं और आप उनका बटवा वापस कर रहे हैं, उनका रिएक्शन कैसा था? फिर उनका रिएक्शन राहुल का माशाल्लाह से, और यही चीज़ मैं कहता भी रहा हूँ कि मुझे इतनी खुशी, एक तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे ये सादत दी कि मैं किसी की चीज़ उस तक वापस और पहुँचा सकूँ। और एक छोटी सी नेकी की जो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक मेरे लिए तो बिल्कुल एक छोटा सा एक अमल था, लेकिन उसका रिएक्शन जो था वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई जब मैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसको तो पता भी नहीं था, उसको तो था बस कि मेरा वॉलेट कहीं गिर गया है अब करके। और अभी मेरे ख्याल है उसने ढूंढा था, वो भी शुक्र है अल्लाह के उसने अपने बैंक कार्ड्स नहीं कैंसिल कराए थे। तो जब उसके हाथ में जाके मैंने उसके काम पे भागता हुआ पहुंचा, और आपने अगर ट्वीट पढ़ी होगी कि मैं उसको भी ड्रामेटिक होके मैं एंटर हुआ, मैंने कहा जी राहुल है इधर, तो उन्होंने कहा जी वो बैठा है। तो वो जब मैंने हाथ में उसके वॉलेट पकड़ाया है तो वो आगे से पहले मैं थोड़ी देर में ही शक्ल देखता रहा, फिर उसने वॉलेट देखा है, फिर बेचारा खुश हुआ है, फिर उसको समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। क्या अल्फाज थे उनके, किन अल्फाज में उन्होंने शुक्रिया अदा किया? बहुत ज़्यादा मैंने शुक्रिया अदा किया है। मैंने तो कहा नहीं जी मेरा एक ड्यूटी थी, अब अगर मुझे कोई चीज़ मिली तो उसके मालिक तक पहुंचाना। उसने इतना ज़्यादा उसने कहा कि मतलब मुझे गिफ्ट देने का कहा कि कोई मतलब आई शुड गेट की सकते। मैं नहीं जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत मतलब बस मेरा एक ड्यूटी थी, और वो होता है नेकी का दरिया में डाल। मैं अपनी वालदा को भी मैंने बताया लेटर ऑन कि अम्मा ये हुआ है सब कुछ, और मैंने ये कहानी जो थी ये ट्विटर पे भी डाल रहा था, और मेरे दोस्त भी मशवरा दे रहे थे। तो मेरी वालदा कहती है बेटा जनरली नेकी करनी होती है दरिया में डालनी होती है, नेकी करके ट्विटर पे नहीं डालनी होती। तो आपने अम्मा को बताना था कि ये नया दौर है ना। अम्मा जी वैसे जो कहती है ना वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। अच्छा ये बताएं गाजी कि ये जो सोशल मीडिया पे जो आपके सफ़र है उसको खूब सराहा भी जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के साइड से कमेंट्स हैं वो तो अच्छे ही होंगे ना, ज़रा उधर से भी कमेंट्स बताएं, वहाँ से कैसे कमेंट्स आपको पढ़ने को मिले, अगर आप शेयर करें हमारे साथ। जी हम लोग अक्सर वही इतनी क्योंकि जब ऑब्वियसली जब राहुल का नाम आया और बॉलीवुड स्टाइल वो सारा था, तो वो रैंडमली, और मुझे भी नहीं अब तक भी नहीं समझ आई, बल्कि अब जी हफ्ता हो गया पूरा, तो मैं हर रोज थोड़ी देर बाद मुझे होता है कि ये हुआ क्या था ये तो
हम लोग बड़ा मेरा ख्याल है कि एक जो चीज़ जिस चीज़ को ये ट्वीट लेके आई ऊपर, क्योंकि सबसे पहली जो न्यूज़ ब्रेक की थी वो इंडियन मीडिया ने की थी। अच्छा। NDTV पे आया, हिंदुस्तान टाइम्स पे आया, टाइम्स नाउ पे आया, फिर उसके बाद अब तो मेरे ख्याल उनके हर चैनल कवर कर चुके हैं, उनके सोशल मीडिया पेजेस जितने भी वो होते हैं। फिर बॉलीवुड स्टार्स ने रीट्वीट किया, फिर बॉलीवुड स्टार्स ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मेरा लगा के मुझे टैग किया मेरा नाम। तो हम वो इंसानियत का नाता जो हमारा इधर भी है और उधर भी है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो भी पॉलिटिक्स हैं, जो भी हमारे मसाइल हैं, लेकिन हम हैं आपस में इंसान कि अगर मेरा किसी पाकिस्तानी का वॉलेट खोए तो हमें भी उसी तरीके से परेशानी होगी जिस तरीके से उन्हें होगी, उस तरीके से। तो वो एक इंसानियत वाला पहलू बहुत आया और इतने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इतने ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स पूरे इंडिया से, मेरा इनबॉक्स इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भरा हुआ है। इनफैक्ट कुछ सेलिब्रिटीज ने भी टैग करके मुझे वो थैंक यू कहा है कि तुमने मुझे हमें एक पाकिस्तान की एक ही साइड दिखाई जिसके बारे में अब इंडिया में बात नहीं की जा सकती। तो बहुत ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रिस्पांस आया, जिसके लिए मैं अल्लाह का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। और ये अल्लाह ताला ने आपको जो इज्जत बख्शी है ना, ये आपकी अम्मा की ही दुआएं हैं। अच्छा, मुझे तैमूर ये बताएं कि जब आप इस शख्स को ढूंढ रहे थे, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी शख्स की तलाश करें फ़ौरन इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, या फिर हम कहीं पे उनका नाम लिखे ट्विटर पे, तो हमें वो शख्स मिल जाते हैं, उनकी प्रोफाइल मिल जाती है। लेकिन एक शख्स का किसी भी सोशल साइट पे ना होना, कुछ ना कुछ तो हैरान कि आप कोई होगी कि कैसा राहुल है, ये कहीं पे भी नहीं है। वही जी, मैं परेशान था और उनके लिए मैं परेशान था कि कहीं कोई अता ना पता, इस तरीके से मेरा आजकल के दौर पे हर कोई सोशल मीडिया पर होता है। लेकिन फिर भी अगेन एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो नहीं होते किसी के लिए अपने, इसकी जो मैंने वो रिस्पेक्ट किया। और लेकिन ये है कि अल्टीमेटली मैं उस वक्त जब ट्वीट कर रहा था तब नहीं पता था कि उसकी कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी। उस वक्त तो मैं बस कह रहा था कि ढूंढो किसी तरीके से, वो अल्लाह ने आदत बख्शी के एंड पे जाकर, और बहुत ही हैप्पी एंडिंग हुई। हम आपसे भी रुखसत लेना चाहेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल के साथ हमने देखा है गाजी के जब यहाँ पे हमारे बड़े मसाइल हैं, उस तरफ से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और लेकिन जब ये इस खित्ते के ये दो ममालिक के लोग किसी फॉरेन कंट्री में होते हैं तो वो माहौल ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप काफ़ी अरसे से फॉरेन में रह रहे हैं, तो आपने क्या देखा अपार्ट फ्रॉम अ क्रिकेट मैच, ठीक है, उसको हटा के तो ये दोनों कम्युनिटीज़ आपस में कैसे कोएग्जिस्ट करती हैं बाहर के ममालिक में? बहुत अच्छा आपका सवाल है। आई वुड पर्सनली से कि ना सिर्फ कि ये दो कम्युनिटीज़, आप हर कम्युनिटी को देखा जाए, और यही एक पैगाम है या यही एक मैसेज है जो इसमें से मैं चाहूँगा कि लोग लें कि जब इतनी ज़्यादा कम्युनिटी साथ साथ रहती हैं, हमने अगर एहसान करना है, हमने हेल्प करनी है, हमने अगर किसी की भलाई करनी है तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ नहीं करनी। जब पाकिस्तान में भी देखा जाए कि इतनी ज़्यादा डिफरेंट कम्युनिटीज़, एथनिसिटीज़, बैकग्राउंड के लोग, डिफरेंट मज़ाहिब के लोग, डिफरेंट फ़िरकों के लोग जब साथ रहते हैं, तो अगर एक दूसरे के ऊपर हम एहसान करना शुरू करें, एक दूसरे का फ़ायदा करें, एक दूसरे के साथ एम्पैथी आए, हमारी काइंडनेस है, हमदर्दी हो, तो पूरा मुआशरा एक साथ उठता है। और यही मेरी ज़िंदगी की अब कविश होगी कि मैं पर्सनली तालीम के थ्रू या सोशल सेक्टर के थ्रू किस तरीके से एक दूसरे के साथ हम काम कर सकते हैं ताकि एक मुआशरा जो है वो एक साथ इकट्ठा बेहतर हो सके। और अपना वही है कि अगर अपना गम हम दूर नहीं कर सकते, किसी और का हम गम दूर कर दें, तो कोई अल्लाह किसी न किसी फरिश्ते को भेजेगा कि वो हमारा गम भी दूर कर सके। बिल्कुल। और आखिर में आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ इस चीज़ को कह के हम अपनी गुफ्तगू का अख्ताम करेंगे कि राहुल को अंजलि मिलने की इतनी खुशी नहीं होगा, अपना वॉलेट मिलने की खुशी वही सारे कार्ड उसमें थे ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन फिल्मों में हमेशा अंजलि मिलने के बाद ही हैप्पी एंडिंग होती है। ये हकीकी दुनिया में आ जाए, हाँ, मैं कार्ड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अंजलि। अच्छा जी, आगे बात पड़ोसियों की बात कर रहे हैं, पड़ोसी ममालिक की बात कर रहे हैं ना, तो एक और पड़ोसी मुल्क है जहाँ पर कशीदा सूरत हाल कुछ बढ़ती जा रही है। जनाब, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। अगर आपके पड़ोसी में टेंशन हो तो आप भी पुरसुकून तरीके से नहीं रह सकते। ऐसा ही ममालिक के साथ भी होता है जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनका अमन आपस में जुड़ा होता है। हर मुल्क का अमन उसके पड़ोसी मुल्क से मुंसलिक होता है। बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आपके पड़ोसी में अमन है तो आप भी सुकून से सोते हैं, जैसा कि पाकिस्तान ने कई सालों से ये भुगता है। जब भी पड़ोसी मुल्क में टेंशन बढ़ी है तो उसके पाकिस्तान पर असरात मुरतब होते हुए हमें नजर आए। सिर्फ ये नहीं कि उसके असरात को झेला है, बल्कि खुले दिल और खुली बाहों के साथ वेलकम किया है। पाकिस्तान इस वक्त वो मुल्क है जो अफगान महाजरीन
की जो सेटलमेंट्स यहाँ पे हुई हैं, सबसे ज़्यादा अफगान महाजरीन जो है वो पाकिस्तान में हमारा मौजूद किरदार बड़ा था ना फैसल, इन लोगों को टेबल टॉक पर लाने के लिए। फिर दूसरी बात ये कि इन लोगों को बताने के लिए कि ठीक है, पूरे खित्ते में पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। अफगान पनाह गुज़ीनों की जब भी हम बात करते हैं तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने बड़े अच्छे तरीके से अफगान फौजियों को भी और पनाह गुज़ीनों को भी वेलकम किया था। अफगानिस्तान में तवील जंग के बायस पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का सामना भी किया। यही वजह थी कि पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करता रहा कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स जंग के बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर मसले का सियासी हल निकाले। इस कोशिश में पाकिस्तान को काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ज़्यादा जितना क्रेडिट हम कहें शाह महमूद कुरैशी साहब को जाता है तो इसका गलत नहीं होगा, क्योंकि शाह साहब की काविशें, उनके दौरे, उनका ज़ल्म खलीलजाद साहब से मिलना, मुलाकात करना, उनको राज़ी करना, ये बहुत ज़्यादा अहम था। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उस पॉलिसी को भी हम जो है उसको सराहेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि आइंदा से नाम किसी पराई जंग में शामिल होंगे। बारहा ये कहा जाता रहा है कि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन जुड़ा है, और इसके साथ साथ जनरल क़मर जावेद बाजवा भी कई मरतबा ये कह चुके हैं कि हम एक पुरअमन पुरसकून अफगानिस्तान चाहते हैं और जिसको भी शराकत मिलेगी पाकिस्तान उसके साथ है। दुनिया ने भी फिर पाकिस्तान के मस्बत इक़दामात को सराहा है, लेकिन आज एक बार फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल ख़राब हो गई है। मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। पुरतशद्दुद वाक़यात अब बढ़ते जा रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी ज़ल्म खलीलजाद ने भी ख़बरदार किया है कि अगर जल्द सियासी हल ना निकाला गया तो फिर ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि तवील खाना जंगी छिड़ जाए। पड़ोसी मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये कितनी मजीद टेंशन में इजाफा कर सकती है, इसी पर बात करने के लिए हमने राबता किया है डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुएब साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हम हमेशा से बात करते आए हैं कि पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से मशरूत है। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क में कशीदगी बढ़ रही है। इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खतरनाक इस लिहाज से है कि हमेशा जब भी अफगानिस्तान में कोई बगावत उठी या बाहर से किसी ने हमला किया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हुई दो तरह से। एक तो ये कि रेफ्यूजीज बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के पास पहले ही 30 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजीज हैं और हमारी मईशत पे, हमारे अपने शहरों पे, ज़िंदगी पे बहुत बुरा उसका असर मौजूद है। ज़्यादा हम नहीं ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि मज़ीद हमारे पास रेफ्यूजीज आएँ। दूसरा ये है कि जब लोग आते जाते हैं, रेफ्यूजीज आएंगे, रेफ्यूजी की आड़ में कई दहशतगर्दी आ जाएंगी, तो दहशतगर्दी का एक सिलसिला नए सिरे से चल निकलता है। आपको पता है कि यहाँ बड़ी कुर्बानियों के बाद कुछ अमन कायम हुआ है और वो हम किसी भी सूरत नहीं चाहते कि वो तबाह हो जाए। इसके अलावा फिर आप देखिए कि ये जो रेफ्यूजीज हैं जो यहाँ पे पहुँचे हैं और उनको अपने रोजगार का मसला हो, अक़वाम मुत्तहिदा या बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें वो तो कोई मदद नहीं करता। पाकिस्तान को इन सब लोगों को अपनी मईशत से देखना पड़ता है और मईशत का हाल ये है कि पहले ही हम अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे, तो मजीद जब लोग आएंगे तो उनका भी यहाँ पे या भिखारी बन जाएंगे या ये कि हुकूमत पे बोझ आ जाए। फिर कोरोना फैला हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है कौन क्या बीमारी लेके आता है, क्योंकि टेस्ट तो करने इतने लोगों के बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए इस वबाई सूरत हाल में और जो मुश्किल हालात आजकल हैं दुनिया के खासतौर पर इस खित्ते में, पाकिस्तान कतई नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि वहाँ से लोगों को नकल मकानी करनी पड़ जाए पाकिस्तान की तरफ। बिल्कुल अमजद साहब, तो और जैसा कि मैं समझता हूँ हमें जैसा कि आप ये कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान की ये भी मुसलसल कोशिश रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो टेबल टॉक पे बैठे हैं। अमेरिका भी खदशात जाहिर कर रहा है कि अफगानिस्तान में तवील खाना जंगी छिड़ सकती है। अगर तो खाना जंगी छिड़ गई और हालात कंट्रोल में लाना, दोबारा मुज़ाकरात की बहाली, ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ये सारा मुमकिन था उस सूरत में अगर अमेरिका और भारत मुखलिस होते जी कि आज भी अमन आ सकता था। अशरफ गनी जो है वो कोई बात मानने को तैयार नहीं। तालिबान के एक आध मुतालबा जो बेसिक है वो ये कहते हैं कि जी बाकी बातचीत बाद में होगी। अशरफ गनी तो अमेरिका का पिट्ठू अहमद को कैसे तस्लीम करने, और बाकी वो बात दुरुस्त भी है। आप देख लीजिए कि भारत और अमेरिका उसके साथ लगे हुए। तो
खराबी यहाँ पे है कि ये खुद अपनी जात से हटके नहीं सोचते और अशरफ गनी को सवाए अपनी सदारत के और कुछ नजर नहीं आता। वो एक नासूर की तरह चिपका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ अमन प्रोसेस आगे चल नहीं सकता। और अगर भारत और अमेरिका मुखलिस होते तो वो अशरफ गनी को कहते कि हम तुम्हारी सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम बातचीत आगे बढ़ाओ। सही। अगर तुम्हारी सपोर्ट की तुम्हें शय मिलेगी, तुम लड़ाई जंग की तरफ माइल रहो, तुम बातचीत करो। और तालिबान को भी कहते कि जनाब आप बातचीत करें। जब अशरफ गनी आपसे बातचीत कर रहा है या अशरफ गनी सदारत छोड़ देता, अमेरिका अगर आज उसके पीछे से हाथ खींच ले तो वो सदारत छोड़ने पर मजबूर होगा जी। तो असल चीज ये है कि अमेरिका वगैरह भारत ये एक तरफ तो अमन की बात करते हैं, लेकिन इनका दोगलापन है, दर हकीकत ये बदअमनी फैला रही है। बिल्कुल। उसकी वजह से यहाँ खिते में अमन आने के चांसेस बड़े कम है। आप देख लीजिए कि अमेरिका के जहाज बमबारी कर रहे हैं, भारत के कर रहे हैं वहाँ पे तालिबान के ऊपर। तो तालिबान जो 20 साल 21 साल अमेरिका नेटो खत्म नहीं कर सका, ये अब इनकी बमबारी से खत्म हो जाएंगे। सिर्फ फसाद ही चलता रहेगा। तो ये वो दुख है जिसकी वजह से हमें तवक्को नहीं कि यहाँ आसानी से अमन आएगा। बिल्कुल अमजद साहब, जैसे आप भारत की बात भी कर रहे हैं तो बारहा ये इंकशाफात होते हमें नजर आते हैं कि भारत बलूचिस्तान हो या अफगानिस्तान, हर रास्ते से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नजर आ रहा है, बाकायदा इसके सबूत मौजूद हैं। भारत सरकार की मौजूदा पॉलिसीज को अगर हम मद्देनजर रखें तो क्या खित्ते में अमन कायम हो सकता है? हम इस चीज की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, भारत ये चाहता ही नहीं कि यहाँ पे अमन हो। देखिए, अगर अमन आ जाता है और तालिबान आएगा तब जब तालिबान हुकूमत का हिस्सा होंगे, तालिबान अपनी मर्जी के मुताबिक हिस्सा लेंगे, काफी बड़ा हिस्सा मांगेंगे। और अगर वो तालिबान उसमें मौजूद हैं, बड़ा हिस्सा उनके पास है, तो भारत अपनी मजमूम हरकतें नहीं कर सकेगा। तालिबान ने वैसे भी पूरी दुनिया को एक कमिटमेंट दी है। उन्होंने जो अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया था उसमें उन्होंने वादे कहा था कि अब हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो उस सूरत में तो भारत मारा गया, क्योंकि भारत को तो सिर्फ एक ही जरूरत है कि वहाँ पे अफगानिस्तान में उसके पांव जमे रहें और वो बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता रहे। उसके दो ही रास्ते हैं, या ये कि अशरफ गनी बैठा रहे और वो उसको मौका फराहम करता रहे भारत को, या ये कि अगर अशरफ गनी की हुकूमत रहती तो फिर भारत में अमन न हो, ये अफगानिस्तान में अमन न हो, अफगानिस्तान में बदअमनी हो, अफगानिस्तान में फसाद चलता रहे, ताकि वहाँ पे किसी की कोई रेट ना हो और भारत वहाँ पे बैठ के जो चाहे करता रहे। तो ये अब क्योंकि उसके लिए मुमकिन नहीं रहा कि तालिबान को खत्म करके तो हुकूमत जो है वो अशरफ गनी के हवाले मुकम्मल तौर पे कर दी जाए, लिहाजा वो इस हिस्से को, इस जगह को, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखेंगे। यहाँ पे ऐसे तमाम वो तबाहियाँ मचाते रहेंगे जिससे कि बदअमनी रहे और अफगानिस्तान में कोई हुकूमत कायम ना हो सके, ताकि भारत वहाँ से अपने मजमूम जो क़यादाइम है उनको पाए तकलीफ तक पहुँचा। अमजद साहब, बेहद शुक्रिया, आपके वक्त का गुफ्तगू आप कर रहे थे। और ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मामला जितनी हम इस पे बात करें कम है, क्योंकि फैसल जैसे भी हम जब भी बात करते हैं ना अफगानिस्तान के अमन की, तो अफगानिस्तान का अमन हमेशा पाकिस्तान के अमन से जुड़ा, और इन दोनों ममालिक के अमन में अगर बेहतरी आती है, अगर यहाँ का अमन बेहतर होता है तो हम सब के लिए बेहतर है। अब एक ब्रेक ले लें, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब। अब कुछ बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की, जहां क्रिकेट के मैदान में बड़ी तब्दीली आ गई है। अब खवातीन क्रिकेटर को मेल कोचेस से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूबे में पहली खातून क्रिकेट कोच मुकर्रर कर दी गई हैं। क्वेटा से नूरुल आरफीन की रिपोर्ट में देखते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज अ कोच यहाँ पे काम करते हुए, और जो फैसिलिटीज़ मुझे नहीं मिले, जो मेरी कोशिश है कि इन लड़कियों को मिले जिनको मैं सिखा रही हूँ। बलूचिस्तान में तब्दीली का सफर शुरू, खवातीन क्रिकेटर्स के लिए फीमेल क्रिकेट कोच मैदान में आ गई। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक क्रिकेट कोच खैरुन्निसा, हम उनसे बात करते हैं। खैरुन्निसा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बलूचिस्तान में लड़कियों की क्रिकेट कोचिंग, ये तो कितना बड़ा चैलेंज नहीं है आपके लिए?
हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जैसे कि हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ मुझे तो नहीं मिल सके, लेकिन मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इन लड़कियों को इस तरह की फैसिलिटीज़ अब मिल रही हैं, तो अच्छा लग रहा है कि इस मैदान में आके जो चीज़ मेरे लिए नहीं हो सका वो इन लड़की के लिए हो रहा है। जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब है, हमारे डीजी साहब है, वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे स्पेशली हमारी लड़कियों के लिए उन्होंने पिचेस बनवाए हैं। पहले जैसे कि एकेडमी सिर्फ बॉयज़ के लिए एकेडमी यहाँ मौजूद था, लेकिन अब गर्ल्स के लिए भी एकेडमी बनाया गया है। ठीक है, तो खैरुन्निसा, ये आप मुझे बताएं कि कितनी यंग क्रिकेटर्स हैं जिन्हें आप इस वक्त ट्रेनिंग दे रही हैं? जी, मेरे पास पहले जब स्टार्ट मैंने लिया था तो मेरे पास 2 से 3 बच्चियाँ आती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40-50 बच्चियाँ आती हैं जिनको मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, और इसके अलावा भी एकेडमी में मेरे पास जो बच्चियाँ आती हैं वो 12 से 13 बच्चियाँ हैं। अच्छा, खैरुन्निसा, वैसे अगर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की बात की जाए, अब बहुत बड़े नाम आ रहे हैं। सना मीर हो गई, इसके अलावा निदा डार हो गई हैं और बिस्मा मारूफ हो गई, हमारी फास्ट बॉलर डायना बड़ी ज़बरदस्त कर रही हैं। लेकिन अभी भी अगर हम कंपेयर करें तो दीगर ममालिक के मुकाबले में हम थोड़ा पीछे हैं। बतौर कोच क्या समझती हैं इसकी वजह आप? जी बिल्कुल, इसकी वजह सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारे पास नया टैलेंट है उस नया टैलेंट को जो है ना मौका मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ हमारे बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान CM11 के नाम से जो कोयटा ग्लेडिएटर्स वालों ने इवेंट करवाया था, इसमें भी काफ़ी बच्चियाँ ऐसी थी जिन्होंने अपना टैलेंट शो किया। अव्वल तो मैं खुद हूँ, मुझे उन्होंने बॉलिंग दी, जब उन्होंने मुझे बॉलिंग दी तो मैंने भी अपना टैलेंट शो किया। तो इस तरह के इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि नए टैलेंट को मौका देना चाहिए। सही, नए टैलेंट को और मेरिट पे प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स का फिटनेस लेवल अगर हम देखें तो वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसा बिल्कुल नहीं है। इसका मेन रीज़न क्या है? क्या डाइट प्लान पर तवज्जो नहीं दी जाती? जी बिल्कुल, डाइट प्लान पे तो मेरे ख्याल से हर किसी को एज अ प्लेयर, एज एथलीट तो ख़ुद ही अव्वल ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो फिटनेस हमारे यहाँ होते हैं, जो ट्रेनिंग हम करते हैं, जब हम पाकिस्तान लेवल पे जाते हैं तो हमें ख़ुद ही इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हाँ, फिटनेस तो बहुत मस्ट है। किसी भी स्पोर्ट्स को आप ले लें तो उसमें फिटनेस का बहुत अहम किरदार होता है। और ये हम देख रहे हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के बाद अब जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसकी फ़ीमेल क्रिकेटर्स जो हैं वो अब मैच विनर्स बन चुकी हैं, सेंचुरी मेकर्स बन चुकी हैं, लंबी हिटें लगा रही हैं। हम अब तक ऐसी कोई प्लेयर डेवलप क्यों नहीं कर सके? इस तरह के हमारे पास काफ़ी प्लेयर्स हैं। जो अब यहाँ पे जो इवेंट हुआ था, कोयटा में जो इवेंट हुआ था और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो हमारे प्लेयर्स गए थे, उसमें मुझे काफ़ी बच्चियाँ ऐसे देखने को मिले जो लंबी लंबी हिटिंग करते हैं। जैसे आयशा नसीम हो गई, आयशा ज़फ़र को मैंने खुद देखा है, वो भी हिटर है। तो इस तरह के अगर हम पावर हिटिंग पे हमें काम करना चाहिए। अगर हम पावर हिटिंग पे काम करेंगे तो इस तरह के हमारे पास काफ़ी हिटर्स आएंगे इंशाल्लाह। और ये भी बताएं, जो अभी हालिया जो टूर्नामेंट हुआ CM11 वाला कोयटा ग्लैडिएटर्स की तवस्सुत से, तो उसको कितना खुशाइन समझती हैं आप वुमेन क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में? हाँ, वो सिर्फ पाकिस्तान में खुशाइन में इस चीज़ को नहीं समझती, बल्कि कोयटा में भी मैं समझती हूँ। जैसे कि हमारे बलूचिस्तान से ही 10 लड़कियों ने बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होगी कि वो बच्चियाँ जो बलूचिस्तान में होती थी और वो टैलेंटेड थी, वो किसी स्कूल और कॉलेजेस में तो नहीं जाते, लेकिन वो स्पोर्ट्स के मैदान में आना चाहती है और घरों से इनको परमिशन नहीं मिलती। तो इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे पास यही होगी कि जो पेरेंट्स ने TV में देखा है, लाइव मैचेस जो चले हैं, उससे उन बच्चियों की काफ़ी हौसला अफजाई हुई है और वो काफ़ी बच्चियां ऐसी हैं जिनको घरों से अब परमिशन मिलेगी। सही है। अच्छा खैरुन्निसा, लास्ट में मैं आपका एक मैसेज लेना चाहूँगी उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि किसी भी फील्ड में निकल के कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मुआशी पाबंदियाँ आ जाती कि वो सरहदें पार नहीं कर पाती। तो अब बलूचिस्तान में जिस तरह तब्दीली आई है, तो प्लीज़ ख़वातीन के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा सबसे पहला मैसेज यही होगा कि वो आए यहाँ पे ग्राउंड्स देखे और इस तरह के जिस तरह हमारे स्पोर्ट्स का जो मैदान है, जिस तरह से हमारा जो माहौल है, इंशाल्लाह उससे वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बल्कि इससे जो है ना उनको अच्छी, जैसे कि कुछ बच्चियाँ ऐसी होती है जो टिकटॉक वगैरह में जाती हैं, तो उस माशरे से निकल के जब वो इस मैदान में आएंगी इंशाल्लाह, तो इससे हमारी जो यूथ है उनको ना बहुत ज़्यादा प्रमोट होगी।
ठीक है, खैरुन्निसा बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रही थी, आपने वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं, ज़रा कराची का रुख करते हैं। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर ड्राइव थ्रू सहूलियात के जरिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। शाह फैसल कॉलोनी के बाद कोरंगी के राशिद लतीफ़ स्टेडियम में भी ये सहूलत फराहम की जा रही है। गाड़ी वालों के साथ पैदल अफराद भी पहुंचे और बहुत से लोग रक्षों में बैठ कर यहाँ पहुंचे। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने उनसे गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ राशिद लतीफ़ स्टेडियम कोरंगी नंबर 5 में, और बहुत बड़ी तादाद में लोग ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की सहूलत से फ़ायदा उठाने यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जिनकी अपनी सवारी नहीं है वो रिक्शों में यहाँ सवार होकर पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग पैदल भी यहाँ पर आए हैं और उन सब लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लोग क्या कहते हैं और महकमा सेहत के ज़िम्मेदार क्या बताते हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। काफ़ी जगहों पे हम गए, काफ़ी रश था, तो यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट 2 आवर्स के अंदर फ्री हो गए। वैक्सीन लगवा के कार्ड हमारे पास। पहले बस क्या नाम है, इतनी फैसिलिटी थी नहीं, अब जो ना यहाँ पे आसानी इस वजह से लगवा रहे हैं। एक आसानी भी तो हो गई ना कि कम से कम सवारी मिल जाएगी, और सवारी मिलेगी, और दूसरी बात ये कि रास्ते में पुलिस वगैरह वाले सब रोक रहे थे, तो अब जो ना कार्ड देखेंगे तो छोड़ देंगे हम लोग। वैक्सीन लगवाई है मैंने। आपने भी लगवाई? जी जी। आप फैमिली है या अलग अलग? फैमिली हमारी। अच्छा जी जी। पहले क्यों नहीं लगवाई थी यार, ये बताएं ना। पहले टाइम नहीं मिला था, इस वजह से नहीं लगवाई। रिश्तेदार हैं, इनको लगवाने के लिए लेकर आया हूँ। मैं लगवाई हुई है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। ये पता चला कि अवेयरनेस हुई अभी जाके कि ये लगवाना ज़रूरी हो गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफजल ओडो साहब, जो ADHO हैं और फोकल पर्सन है कोरंगी के वैक्सीनेशन के हवाले से। सर ये बताएं कि कितने लोगों को आप लगा पाएंगे, कितने दिन की ये ड्राइव है? काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। जी सर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसका इल्म नहीं है, और गलत प्रोपेगेंडा भी की गई है कि भाई आपको ये तकलीफ़ हो जाएगी, आप मर जाएंगे, वो हो जाएंगे। लेकिन उस डर की वजह से भी, खौफ की वजह से भी पहले वो निकल नहीं रहे थे। लेकिन अभी ज़्यादातर जो ये भी है, मैं इससे भी इत्फाक करता हूँ कि ज़ाहिर है वो उसकी पे बंद होगी और ये भी मामूली ज़िंदगी, तो उसी हिसाब से भी जो है ना वो डर के खौफ से भी निकले हैं काफ़ी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान राशिद लतीफ़ स्टेडियम में 13,000 से ज़ायद लोगों को वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की जा चुकी है, और मुंतज़मीन को इस बात की तवक्को है कि वो 50,000 से ज़ायद अफराद को ये सहूलत फराहम कर सकेंगे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और यहाँ आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार खान के मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उकसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस का कहना है कि मंदिर बहाली के अखराजात मुल्जिमान से वसूल किए जाएं। केस की समाअत थी और ऐसे में IG पंजाब पेश हुए थे, जिसमें उनका कहना था कि इंतज़ामिया की तरजीह मंदिर के अतराफ अक़लियती आबादी का तहफ़्फ़ुज़ था, जिसमें चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DPO काम नहीं कर सकते तो हटा दें। ऐसे में IG पंजाब इनाम गनी का कहना था कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं। तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी ऐसे में रिमार्क्स दिए और सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार खान के मंदिर में तोड़ फोड़ करने वाले मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि उकसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया है। आगे बढ़ते हैं जनाब। अक्सर हम सब ने देखा होगा कि हर घर में बच्चे अजीबोगरीब उलझन का शिकार नजर आते हैं, खुद को कभी तन्हा कर लेते हैं, हर छोटी बात पर लड़ते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। बच्चों की इस कैफियत से क्या असरात घर के माहौल पर मुरतब होता है? दूसरा ये कि बच्चों को इस कैफियत से निकालने के लिए वालिदैन जो है क्या तरीका अपना सकते हैं? वैसे मैंने ये देखे कि वालिदैन हर तरह के हरबे आजमाते हैं, या तो प्यार भरा रवैया भी अपनाते हैं, कभी सख्ती भी करते हैं, और साथ ही साथ जो है वो बिला वजह टोकना, यहाँ तक कि उसको उसके हाल पर छोड़ देना। एंड में सिर्फ वालिदैन के पास ये एक वाहिद हल रह जाता है। पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, फिर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत अहम मामला है, इस पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात और लीड ट्रेनर तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव शर्मीन खान ने। शर्मीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों का ये जो एटीट्यूड है, सबसे अलग थलग रहना, खुद को कमरे में बंद कर लेना, हर किसी से लड़ना, क्या रीज़न हो सकता है इसका? इसकी वजूहत तो बहुत हो सकती है। शायद बच्चा अपनी ज़िंदगी में किसी परेशानी
में मुब्तला है, स्कूल से रिलेटेड हो सकती है, दोस्तों से रिलेटेड हो सकती है, और उसकी वजह से कुछ ज़हनी अमराज का शिकार हो सकता है बच्चा। तो उनसे बातें करना, उनसे प्यार के लहजे में बातें करना, समझने की कोशिश करना है कि क्यों हो रहा है, बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम इन्हीं बच्चों के साथ तानों में गुफ्तगू करते हैं। तो कभी अपने माँ बाप के साथ भी वक्त गुजार लो, हाँ तो हमारी फुर्सत मिल गई तुम्हें। तो जो ऐसे कमेंट्स होते हैं वो बच्चे की ज़हनी मेंटल हेल्थ को और भी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उनसे जाकर पूछना कि हुआ क्या है, ज़रा बताओ ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ताकि वो बच्चा हमसे ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करे बनिस्बत ये कि वो डिस्कनेक्ट और भी ज़्यादा हो जाए। अच्छा शर्मीन साहिबा, अक्सर बच्चे हमने ऐसे देखे जो वालिदैन से हर चीज़ डिस्कस नहीं कर पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद दोस्त जो है वो ज़्यादा बेहतरीन है जिससे हम बात कर लें, लेकिन वालिदैन से वो नहीं कर पाते। ऐसे में वालिदैन की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि डांटना और बच्चों को बिला वजह जो है ज़बरदस्ती किसी चीज़ की तरफ राग़िब करना, ये कोई वाहिद हल नहीं है। वालिदैन पे क्या क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं? तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आजकल क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज़ हमें अवेलेबल है, तो बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। तो वालिदैन एक अरसे तक या एक उम्र तक बच्चे को उस डांट डपट के थ्रू शायद डिसिप्लिन कर सके, मगर एक वक्त आता है जब वालिदैन को अपने बच्चे का दोस्त बनना पड़ता है। और उसके अंदर अगर हरगिज़ इस घर के अंदर लड़कियों की बातें नहीं या घर के अंदर लड़कों की बातें नहीं होंगी, आप बाहर जा रहे हैं, आप सारा दिन स्कूल में या कॉलेज में गुजार रहे हैं जहाँ लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं, तो अगर ऐसी बातें हो जाएं, मिसाल के तौर पे अगर घर पे कोई बोल दे कि बेटा अगर आप मंशियात लेंगे तो उसका मंफी असर होगा, इंस्टेड ऑफ ये कहना कि ऐसी बातें घर में नहीं करते, ये अच्छे घरानों की बातें नहीं, तो बच्चे फिर भी उनको एक्सपोजर तो इन चीज़ों का होगा और वो अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि घर पे मैं अगर सिर्फ इसका जिक्र भी कर लूँ ना, मुझे बुरा कह दिया जाएगा या कोई सज़ा मिल जाएगी। सही। अच्छा शर्मी साहबा, माँ बाप को दोस्त बनना जरूरी है। लेट्स नॉट कॉल इट अ बीमारी, क्योंकि जब हम बीमारी की बात करते हैं तो वैसे ही माशरे का जो रवैया है ना वो एक अजीब सा हो जाता है। इसको अगर हम सिचुएशन कहें, एक ज़हनी सिचुएशन अगर हो जाए बच्चे को, तो वो क्या कैफियत हैं और वालिदैन को किस तरह उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, एक। दूसरा, जब आइडेंटिफाई कर लें तो उसको छुपाएं ना, ऐसे में वालिदैन को क्या पैगाम आप देंगे? जी शर्मीन साहिबा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। सबसे पहले जो जरूरी है वो है कि ये देखना कि अगर आपके बच्चे के किरदार में कोई पिछले 2-3 हफ्तों में कोई फर्क आया है कि बच्चा ज़्यादा सो रहा है या ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा फैमिली के साथ, अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है या बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, घर से नहीं होता या घर से बाहर नहीं जाता, ये सारी चीज़ें जो किरदार के अंदर डिफरेंस हैं, उनको मॉनिटर करना और जाकर फिर अपने बच्चे से पूछना क्या क्या हुआ क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद आप ऑनलाइन जाकर इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं। इंटरनेट हमारे लिए भी है, तो जाकर रिसर्च करें और देखें कि आप अपने बच्चे के लिए किस तरह बेहतर सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। उनसे बात करें उनके सिम्टम्स के बारे में, और अगर आपको लगे कि ज़रूरी है तो उन्हें एक माहिर नफ्सियात से अपॉइंटमेंट सकते हैं। अच्छा शर्मीन साहबा, लास्ट में एक और मैं चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। हमने अक्सर ही देखा है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो मोबाइल में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, घुस जाते हैं कि घर में कुछ भी हो ना वो सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो किसी भी एक चीज़ के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, फ़ौरन से उनसे वो चीज़ लेके साइड पे कर देना, उन्हें रोक देना, ये भी उनकी जहनी कैफियत पे असरअंदाज होती है चीज़। जी, बिकॉज वो एक एडिक्शन है ना। वो जितना मंशियात के ऊपर एडिक्शन होती थी उतनी ही चीनी के ऊपर या इंटरनेट क्या बोलते हैं टैब के ऊपर होते थे। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको वीन ऑफ करें या कोशिश करें कि वो आदत पड़े ही ना, क्योंकि वो आदत भी हम ही दिलाते हैं ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा जैसे घर में भाग रहे होते हैं, कुछ बहुत आसान है ना कि टीवी लगा के दे देना या उनके हाथ में फ़ोन दे देना। तो उसको भी थोड़ा सा मॉनिटर करके कि दिन में 1 घंटा उसको स्क्रीन टाइम मिलेगा, ऐसी चीज़ों से फिर वो एडिक्शन बनती ही नहीं है।
सही है, ठीक। शर्मीन खान साहबा हमारे साथ मौजूद थी और ये एक ऐसा मसला है जिसमें हम देखते हैं कि शायद अगर 4 बच्चे हैं तो कोई एक मुब्तला ज़रूर होता है और घर वालों की जिम्मेदारी फिर ये बनती है कि प्यार से, मोहब्बत से उससे पूछा जाए कि आखिर उसकी ज़िंदगी में क्या चला। और जैसे फैसल हम कहते भी हैं ना हमेशा कि बच्चों को वालिदैन के साथ बैठना चाहिए, इसी तरह वालिदैन के लिए भी है कि आप प्लीज़ बच्चों को टाइम दें, क्योंकि हमने अक्सर देखे कि वालिदैन इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों से पूछें कि अच्छा उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये वो ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहिए। और यही वो मसरूफियत होती है जिसकी बिना पर कहते हैं ये लो मोबाइल खेलो, हाँ, ये लो मोबाइल खेलो, और वो फिर बच्चे हर वक्त मोबाइल में लगे। तो पेरेंटिंग इज़ अ वेरी टफ जॉब अगर समझा जाए तो आज के शो से फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को। सैटरडे संडे आप बेस्ट ऑफ देख सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीकेंड को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़ और जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक।